Hello, friends. Welcome back to PIIT Institute of Management and Computer Application. So, in today's video, we will discuss about the next two factors of individual behavior. We have already covered the definition of individual behavior and the two factors of individual behavior in our last video. But in this video, we will cover another two factors of individual behavior. And also, I will give you a short overview on individual behavior. So, without wasting any time, let's start the video. हम कहाँ पर चल रहे थे? इंडिविजुअल बिहेवियर्स पर. एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर. क्या होता है? शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था. देन उसके बाद में नेक्स्ट अनदर जो टू फैक्टर्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. इसमें मैंने क्या बताया था? इंडिविजुअल बिहेवियर में बिहेवियर बताया था. बिहेवियर क्या होता है एंड एक इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है. बिहेवियर किसी भी पर्सन का हो सकता है, एनी पर्सन का, एनी पर्सन का. वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल की तो वो सिंगल का ही होगा, सिंगल पर्सन का या किसी वन पर्सन का, क्योंकि हम वन के लिए ही इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं. किसी वन पर्सन का द वे, जैसे कि मैंने लास्ट में ही बताया था, द वे वन एक्ट एंड रिएक्ट. कोई भी एक पर्सन किसी भी चीज को देखकर किस तरीके से एक्ट करता है एंड रिएक्ट करता है, दैट इज इंडिविजुअल बिहेवियर. जो बिहेवियर है वो ये बताता है कि किसी भी चीज को देखकर जो कोई भी पर्सन है वो किस तरीके से रिएक्ट करना चाहता है, उसका रिएक्शन किस तरीके से होता है. इसको आइडेंटिफाई करने से क्या होता है कि हमें ये पता पड़ता है, आइडेंटिफाई करने से क्या होता है कि हमें ये पता पड़ता है कि कोई भी सिंगल पर्सन का रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन किस तरीके का है, ये हमें पता पड़ता है. ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि इंडिविजुअल बिहेवियर में और भी बहुत सारे चीज़ें देखी थी. जैसे इसके टाइप्स कितने बताए थे? टाइप्स अगर आपको याद हो तो टू टाइप्स बताए थे. टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से बताए थे? एक ओवर्ट बताया था और एक अनदर वन इज कोवर्ट. इसको याद करने का क्या तरीका बताया था? इसको याद करने का एक तरीका बताया था कि अगर इन केस आपको ये याद नहीं रहता है कि ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं. ओ से ओपनली, सी से क्लोजली. मतलब जहाँ पर ओपनली रिएक्ट किया जाता है, ओपनली बिहेव किया जाता है, ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन को ये शो किया जाता है. जहाँ पर ओपनली या फिर शो किया जाता है जो रिएक्शन है. जहाँ पर क्लोजली और साइलेंटली, मतलब किसी को ये पता ही ना पड़े कि आपने रिएक्ट किया या फिर आपने कोई बिहेव किया है. इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि दो पर्सन है, टू पर्सन मान लीजिए, पर्सन वन एंड पर्सन टू. अगर सेम प्रोसेस हो, इसको भी डांटा जा रहा है, इसको भी डांटा जा रहा है, लेकिन ये एंग्री मोड में शो करके, एंग्री मोड शो करके, गुस्से में रिएक्ट करके जो है एक्शन दे रहा है, और ये जो है साइलेंटली एक्शन दे रहा है. मतलब साइलेंटली जो है एकदम चुपचाप कोई भी एक्शन नहीं दे रहा है. तो ये दो तरीके का, एक ही सेम सिचुएशन के लिए टू पर्सन का डिफरेंट बिहेवियर हो गया. तो ये होता है इंडिविजुअल बिहेवियर. ये सारी चीज़ें हमने देखी थी लास्ट वीडियो में. और उसके अलावा हमने टू फैक्टर्स भी देखे थे. कौन कौन से फैक्टर्स हमने कवर कर लिए थे? पर्सनल फैक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एंड रिसोर्सेज. ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड है. इसके बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बता दूंगी. और आज की वीडियो में हम ये दोनों फैक्टर्स को देखेंगे, इनके सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. पर्सनल फैक्टर्स में वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कौन कौन सी
पॉइंट्स हो सकते हैं जो पर्सनल फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं नॉर्मली? एज हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशन हो गया, एड्रेस हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया। इन शॉर्ट मैं बताऊं कि किसी भी कंपनी में एज जो है डिफर कर सकती है। वो कितनी डिफर कर सकती है? वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है किस एज से स्टार्ट कर रही है एम्प्लॉय को रिक्रूट करना। मे भी हो सकता है 20 से स्टार्ट करिए कि 20 से लेकर 60 की एज में डिफर कर सकती है यहाँ पर एज। अगर मैं बात करूँ जेंडर की, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, अदर भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, ग्रेजुएट भी हो सकते, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं एंड हाई स्कूल वाले भी हो सकते हैं। एड्रेस की बात करूँ तो कोई यूपी से भी हो सकता है, बिहार से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, मतलब डिफर कर रहा है। मैरिटल स्टेट की बात करूँ तो मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, बैचलर भी हो सकता है। इसके बेस पर पर्सनल फैक्टर जो है डिफर करता है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट डालता है किसी भी इंडिविजुअल बिहेवियर पर। और अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड रिसोर्सेज की, तो इसके अंदर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वर्क रिलेटेड बिहेवियर, रिवॉर्ड सिस्टम, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वर्क रिलेटेड बिहेवियर मतलब किसी भी एम्प्लॉय का बिहेवियर उसके काम के लिए, किसी भी एम्प्लॉय का बिहेवियर उसके काम के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो उसके लिए सीरियस भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है एंड मतलब काम को सीरियस भी ले सकता है और नॉट सीरियस भी हो सकता है। रिवॉर्ड सिस्टम डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ को किस टाइप का रिवॉर्ड सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। ऐसा सेटिस्फाइड रिवॉर्ड सिस्टम भी हो सकता है जो इजीली सेटिस्फाई रिवॉर्ड सिस्टम भी हो सकता है जो इजीली एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई रिवॉर्ड सिस्टम किस तरीके का होता है? रिवॉर्ड सिस्टम, सेटिस्फाई रिवॉर्ड सिस्टम की अगर हम बात करें तो किस तरीके का हो सकता है? मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ की फॉर्म में भी हो सकता है। किसी भी फॉर्म में रिवॉर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़ की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में रिवॉर्ड हो सकता है। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म में रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप ऑटोक्रेटिक भी हो सकती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जहाँ पर पावर का यूज़ करके वर्क को करवाया जाता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रही है। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के अंदर उसके डिज़ाइंस आ गए, गोल्स आ गए, गोल्स स्ट्रक्चर आ गया ऑर्गेनाइजेशन का। ये सारी चीज़ें किस तरीके की हैं जो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट डालती ही हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है। इसके अंदर पर्सनैलिटी देखेंगे, क्या मतलब होता है इसका, एटीट्यूड देखेंगे, वैल्यूज़, लर्निंग, मोटिवेशन। ये जो सारे टॉपिक हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है, इनके ऊपर अगर हम बात करें कि ये सारे पॉइंट्स को स्पेशली जो है बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, स्पेशली इनको इसके बारे में बताया जाएगा क्या प्रोसेस रहता है, एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे ही टॉपिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। पर्सनैलिटी हो गया, परसेप्शन हो गया आपका, लर्निंग हो गया, मोटिवेशन, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ों का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके ऊपर आगे भी वीडियोज़ आएंगे, उसमें बताया जाएगा एग्जैक्टली पर्सनैलिटी क्या होती है। तो उसके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका एनवायरमेंट फैक्टर्स, जिसके अंदर आपका इकोनॉमिक आ गया,
सोशल मीडिया आ गया, कल्चर वैल्यूज़, एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। आज हम ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में ये भी देखेंगे कि कितना कितना इन फैक्टर्स का जो है इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर एक इंडिविजुअल बिहेवियर की पर्सनैलिटी पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब इसके अंदर क्या है? दीज इन्वॉल्व हाउ इंडिविजुअल्स परसीव, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजंस। अंडरस्टैंडिंग perception, attitude and learning is essential for managing behavior। ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये देखता है कि कोई भी इंडिविजुअल किस तरीके से परसीव कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किस तरीके से परसीव कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, इंफॉर्मेशन को किस तरीके से परसीव कर रहा है, इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है और उसके रिगार्डिंग किस तरीके के डिसीजंस वो मेंटेन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर में आती हैं। परसीव करने का मतलब होता है नोटिस करना, मतलब किसी भी प्रोसेस को वो किस तरीके से नोटिस कर रहा है और रियलाइज कर रहा है। ये किसका मतलब है? परसीव का। परसीव का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉइंट को किस तरीके से नोटिस किया जा रहा है या रियलाइज करा जा रहा है, फिर उसी एक्टिविटी को, उसी प्रोसेस को, उसी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है, वर्क में किस तरीके से लाया जा रहा है, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कैसे वो डिसीजंस बना रहा है, क्या वो डिसीजंस जो है यूजफुल है भी या नहीं, वो सारी चीज़ें, कितने ऑप्शंस हैं उसके पास में डिसीजंस में, क्या सिंगल ऑप्शन के डिसीजंस पर वो डिपेंड है या फिर उसके पास में मोर देन वन डिसीजन है। तो ये सारी चीज़ें, ये इसके अंदर और क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है उसके अंदर इंडिविजुअल बिहेवियर में अंडरस्टैंड किया जाता है इंडिविजुअल के परसेप्शन को, उसके व्यू पॉइंट को, उसके एटीट्यूड को, मतलब किस तरीके से उसका एटीट्यूड है, रिएक्ट है, लर्निंग को, क्या वो लर्न कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वैल्यूज़ क्या है, मोटिवेशन क्या है, जो कि बिहेवियर को मैनेज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारी चीज़ें किसके लिए काम आती हैं? बिहेवियर को मैनेज करने के काम आती हैं। अगर बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी हो गया, एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज़ हो गया, लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं जिसको अंडरस्टैंड करना होता है एक इंडिविजुअल बिहेवियर के लेवल पर, जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे, देखेंगे ये सारे फैक्टर्स के अंदर क्या होता है, कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर क्या होता है? पर्सनैलिटी encompasses an individual's unique pattern of thoughts, feelings and behaviors that are relatively stable over time। पर्सनैलिटी क्या करता है? एक पर्सनैलिटी जो है किसी भी इंडिविजुअल बिहेवियर की पर्सनैलिटी को होल्ड करके रखना। इनकम्पेसिस का मतलब होता है होल्ड करके रखना या कीप करके रखना। होल्ड या कीप किसका मतलब है? ये इनकम्पेसिस, होल्ड करके रखना या कीप करके रखना उसकी पर्सनैलिटी को। कैसे रख सकता है? उसका एक यूनिक पैटर्न होता है, हर एक इंडिविजुअल का यूनिक पैटर्न होता है, एक यूनिक तरीका होता है, एक वे होता है, हम बोल सकते हैं यूनिक वे, एक यूनिक तरीका होता है जिस तरीके के थ्रू वो थॉट करता है, उसके अलावा फील करता है एंड बिहेव करता है, जो कि ओवरऑल पॉइंट्स को मिला के एक उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो वो उसका एक यूनिक तरीका होता है जो कि दूसरे से अलग होता है, सेकंड पर्सन से डिफर करता है, इसीलिए हर पर्सन की पर्सनैलिटी जो है अलग होती है, क्योंकि हर पर्सन जो है उसका खुद का एक तरीका होता है जो कि एक दूसरे से अलग होता है।
सोचने का तरीका अलग होता है, किसी चीज़ को देखने का तरीका अलग होता है, किसी के लिए फील करने का तरीका अलग होता है, रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग होती है जो कि मिलके एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। इसलिए पर्सनैलिटी हर पर्सन की डिफर करती है, वेरी करती है। क्या बताया था, थॉट्स जो है यूनिक वे होता है उसे सोचने का, फीलिंग्स फील करने का, बिहेवियर करने का, दैट आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। स्टेबल उसकी पर्सनैलिटी में स्टेबल रहती है कि वो किस तरीके से थॉट्स को सोच रहा है, वो ही तरीका वो फॉलो करता है। जो थॉट्स उसको सोचने होते हैं, जिस तरीके से जिस वे को वो यूज़ करता है, वो मोस्टली उसी वे पर स्टेबल रहता है, उसे चेंज नहीं करता। वो बात अलग है कि किसी पॉइंट को देखकर आप उसे पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं या नेगेटिव वे में सोच रहे हैं, लेकिन जो एक उसका कैरेक्टर होता है जिसके थ्रू वो सोचता है, थॉट करता है, फील करता है, वैल्यू करता है, बिहेव करता है, वो वे जो है वो सेम रहता है, स्टेबल रहता है ओवर टाइम। मतलब हर टाइम वो तरीका सेम रहता है, लेकिन उस तरीके के थ्रू वो क्या रिएक्शन निकालता है वो डिफर कर सकता है। जो वे है जो वे है सोचने का वो वो सेम रहता है। सेम वे डिफर रिएक्ट रिएक्शंस रिएक्शन एंड एक्शंस। हम ये बोल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सेम पर्सन का जो बिहेवियर हो सकता है पहले पॉजिटिव है, फिर दूसरा कोई पॉइंट है उसके लिए उसने वही तरीका, वही यूनिक पैटर्न के थ्रू उसने उसको देखा है, थॉट किया है, सोचा, उसको फील किया है, लेकिन वो इस बार नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो चेंज हो रहा है, जो वे है वो चेंज नहीं हो रहा। तो वे जो है हमेशा क्या रहता है, आपका स्टेबल रहता है। क्या रहता है? स्टेबल। नेक्स्ट, एटीट्यूड। एटीट्यूड आर evaluative statement और judgment concerning objects, people और event। एटीट्यूड क्या होता है? ओवरऑल जो कोई भी प्रोसेस चलता है, इंडिविजुअल बिहेवियर की बात चल रही है, तो ओवरऑल उसका जो प्रोसेस चलेगा, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, पीपल होंगे, इवेंट होगा, कोई भी चीज़, एक्टिविटी होगी, कोई भी चीज़, उसको लेके जिस तरीके का जजमेंट किया जाता है, इवेल्युएट, एक स्टेटमेंट इवेल्युएट किया जाएगा, एक जजमेंट किया जाएगा किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी, इवेंट, पीपल को लेकर। ठीक है, इवेल्युएट करना मतलब जनरेट करना या फिर क्रिएट करना। हम ये भी बोल सकते हैं क्रिएट करना, एक स्टेटमेंट, एक थॉट क्रिएट करना, या फिर जजमेंट उससे रिलेटेड, जो कि किसको देखकर आता है? ऑब्जेक्ट को देखकर होता है, कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखकर आ सकता है, पीपल को देखकर आ सकता है, इवेंट्स को देखकर आ सकता है, या एक्टिविटीज़ को देखकर हो सकता है। कोई एक पर्सन है, वो एक्टिविटीज़ को देख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उसने ऑब्जेक्ट को देखा और उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट कर लिया, खुद स्टेटमेंट ले लिया। जो भी स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एटीट्यूड पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। वो उसका जजमेंट पॉजिटिवली भी कर सकता है, उसका स्टेटमेंट नेगेटिवली भी निकाल सकता है। जैसे कोई पर्सन है, वन पर्सन जो है अनदर पर्सन को देख रहा है, उसने देखकर, सिर्फ देखकर सेकेंड इंडिविजुअल को देखकर उसने ये जजमेंट कर लिया कि इसका नेचर जो है रूड होगा, तो उसने वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस स्टेटमेंट निकाल लिया। किसके बेस पर? सिर्फ उसे देखकर। या फिर ये भी कह सकता है कि उसका नेचर बहुत अच्छा होगा, तो उसने क्या किया है, एक स्टेटमेंट फाइंड आउट किया है सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके, मतलब वो उस पर्सन को ऑब्जर्व करके कि उसका नेचर जो है पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट क्रिएट करना किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर, पीपल को देखकर, इवेंट को देखकर या एक्टिविटी को देखकर इज नोन एज एटीट्यूड। आगे बात करें वैल्यूज। वैल्यूज आर एंड्यूरिंग बिलीव्स that a specific mode of conduct or and state of existence is personally or socially preferable
to an opposite or converse mode of conduct or and state of existence. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये नहीं समझ में आ रहा हो तो, कि जहाँ पर डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। इसके अलावा जहाँ पर डिसाइड करते हैं व्हाट इज ट्रू एंड फॉल्स, वो वैल्यूज क्रिएट करते हैं। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि वैल्यूज जो है वो एक ट्रू बिलीव्स को एंड्योर करती है, बढ़ावा देती है एक स्पेसिफिक मोड से, जहाँ पर कंडक्ट किया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो क्या करती है, बिलीव को, जो बिलीव है क्या वो रॉन्ग है, जो बिलीव किया जा रहा है, जो वैल्यू क्रिएट की जा रही है क्या वो रॉन्ग है या फिर वो राइट है, क्या वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। तो इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना। एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज पर्सनली लेवल पर और सोशली लेवल पर, दोनों लेवल पर देखते हैं कि जो वैल्यू है वो पर्सनली लेवल पर राइट है रॉन्ग है, सोशल लेवल पर राइट है रॉन्ग है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। एंड कन्वर्स मोड ऑफ कंडक्ट, उसका अपोजिट मोड, अगर राइट है तो उसका अपोजिट मोड क्या हो गया, रॉन्ग है तो उसका अपोजिट मोड क्या हो गया, राइट। ट्रू है तो अपोजिट मोड फॉल्स है तो ट्रू। इसका मतलब सिंपली यही है कि जो बिलीव है उसको आइडेंटिफाई करना, क्या वो राइट है या फिर रॉन्ग है, ट्रू है या फिर फॉल्स है, जो कि कहीं ना कहीं वैल्यूज को क्रिएट करता है। इससे ये पता पड़ता है कि किसी भी एक पर्सनल लेवल पर या सोशल लेवल पर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की वैल्यूज किस तरीके से क्रिएट हो रही हैं। ठीक है। नाउ लर्निंग इज अ relatively permanent change in behavior or knowledge that results from experience. लर्निंग जो है चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहता है। इसमें क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। किसी भी चीज़ को लेकर परमानेंट चेंज होना, मतलब जो चीज़ आपके पास आज नहीं है उस चीज़ को सीखते सीखते आपके अंदर जो डेवलपमेंट, जो चेंजेस आते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। एक बार आप कोई चीज़ सीख जाते हो तो ऐसा तो है नहीं जो स्किल आपके अंदर आ गई है वो आज आ गई है लेकिन कल चली जाएगी, वो फिर परमानेंट आपके पास रहती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों रहता है कि आज आपने कुछ सीखा है कल आप कुछ और सीखोगे, लेकिन जो सीख चुके हो उसे आप, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आज सीखा है तो वो आज के लिए है, वो आगे इन फ्यूचर आपके हर गोल में काम करेगी, हर गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो चेंज कैसा होता है, परमानेंट। लेकिन प्रोसेस किस तरीके का रहता है, कॉन्टिन्यूअस। प्रोसेस आपका कॉन्टिन्यूअस रहता है लेकिन चेंज किस तरीके का रहता है आपका, परमानेंट। ठीक है। जो कि किसके अंदर आता है चेंज, बिहेवियर के अंदर आता है। कैसे आता है, नॉलेज दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो नॉलेज वो स्किल्स, या हम बात कर सकते हैं एक्सपीरियंस की, जो कि आपको वर्क करने से आता है। ठीक है। न्यू स्किल्स का डेवलप होना, नॉलेज का होना, वो किससे आता है, एक्सपीरियंस से आता है, किसी भी काम के करने के एक्सपीरियंस से। आपका एक्सपीरियंस भी जनरेट होता है, नॉलेज भी जनरेट होती है रिजल्ट्स में, क्योंकि रिजल्ट्स की वजह से आ रहा है। स्किल्स भी आपकी डेवलप होती है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। लास्ट आपका मोटिवेशन। कैसे, मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, डायरेक्ट्स एंड सस्टेन बिहेवियर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए, हम कह सकते हैं कॉमन गोल के लिए, कॉमन गोल या टास्क के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, होल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। उस कॉमन गोल के लिए एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, और एम्प्लॉय को अगर अच्छी तरीके से मोटिवेट करेंगे तो उनके रिजल्ट में भी बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आएगी, परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी होगी। तो मोटिवेट जो है एक तरीके का प्रोसेस होता है,
कैसा प्रोसेस होता है, जो कि एम्प्लॉय को इनिशिएट्स देता है, उसे मोटिवेट करता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, सस्टेन मतलब स्टेबल करके रखता है उसके बिहेवियर को, ताकि उसके बिहेवियर में जल्दी जल्दी चेंजेस ना हो। अगर बिहेवियर जल्दी जल्दी चेंज होगा तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। अगर बिहेवियर सस्टेन रहेगा, स्टेबल रहेगा, और जो इंडिविजुअल है या फिर कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो मोटिवेट रहेगा टाइम टू टाइम और उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर पाएगा। तो ये सारे आपके फैक्टर्स थे जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। ये सारे पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखे हैं, अगर मैं बात करूँ कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखे हैं, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, वैल्यूज, लर्निंग एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। These encompass the external condition that affect behavior, such as the organizational structure, leadership style and workplace culture. ये क्या होल्ड करके रखता है, ये क्या कीप करके रखता है, एक्सटर्नल कंडीशन को। किसकी एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल ओवरऑल मार्केट की कंडीशन हो गई जिसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। वो एक्सटर्नल कंडीशन किस चीज़ पर अफेक्ट डालता है, बिहेवियर पर। वो अफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डायरेक्टली अफेक्ट डालता है बिहेवियर पर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर अफेक्ट डालेगा, या लीडरशिप पर अफेक्ट डालेगा, लीडरशिप स्टाइल पर, या ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट और उसके कैरेक्टर पर कल्चर पर अफेक्ट डालता है। क्या, एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं, अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की कि कौन कौन से पॉइंट आएंगे इसके अंदर, इकोनॉमिक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कल्चर वैल्यूज़ हो गए आपके, एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गए। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके की चल रही है, इकोनॉमिक फैक्टर किस तरीके का है, सोशल मीडिया किस तरीके की चल रही है, सोसाइटी में क्या उसकी वैल्यू है, कल्चरल वैल्यूज़ किस तरीके की हैं, एथिक्स क्या हैं वहाँ के, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अभी हम देखेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर सारे पॉइंट्स को अभी हम देखेंगे, ये 4 के 4 पॉइंट्स, जिसको देखते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, इसके अंदर क्या होता है, फैक्टर लाइक एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज, income levels and access to resources can influence an individual's ability to meet their basic need and make certain choices. इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है, इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है, इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है वो एक काम करता है एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का। क्या काम करता है, एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का, इंडिविजुअल लेवल पर भी एज वेल एज टीम एंड ग्रुप लेवल पर। क्योंकि यहाँ पर बात इंडिविजुअल की हो रही है तो हम इंडिविजुअल लेवल को ही, बिहेवियर को ही लेकर चलते हैं। तो क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इनकम लेवल को जनरेट करता है, इंक्रीज करता है, एंड रिसोर्सेज को बढ़ाता है, जिसकी हेल्प से जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी एबिलिटी को इंक्रीज कर पाते हैं। एबिलिटी का मतलब होती है कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी वर्क करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनका इनकम लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है, रिसोर्सेज उनके पास फुली हैं जिसका वो पूरा यूटिलाइज करके अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि उनके पास में बहुत सारी चॉइसेस बनाएंगी इन फ्यूचर में जाकर। तो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए, वहाँ एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं
जिसकी हेल्प से उनकी कैपेबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है वर्क करने की। और जब कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है वो तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल नीड्स को भी, बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट कर पाते हैं और उनके पास में बहुत सारी चॉइसेस भी बन जाती हैं वो फ्यूचर के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल इंटरेक्ट, शेयर इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म कम्युनिटीज़। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है इंटरेक्ट होते हैं, मतलब कनेक्ट होते हैं, हम बोल सकते हैं कनेक्ट होते हैं या मीट करते हैं। ठीक है, मीट करते हैं या कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है और फॉर्म कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ का मतलब है टीम बनाई जाएंगी या ग्रुप बनाए जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दैट बना लेते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग की टीम बना ली, कम्युनिटीज़ बना ली, ग्रुप बना लिए, जो कि जो किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए काम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए काम करते हैं। तो सोशल मीडिया क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पर हर तरीके की इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके, एम्प्लॉयज़ जो है मीट कर सकें, कनेक्ट कर सकें, उसके अलावा कम्युनिटीज़ भी डेवलप हो सकें। इसके बाद बात करते हैं कल्चरल वैल्यूज़ की। इसके अंदर क्या है, दीज आर द कोर प्रिंसिपल and ideals that a society or group embraces and a way of life it used to determine what is good, right and just within that culture। ये जो है कोर प्रिंसिपल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक प्रिंसिपल है। जैसे होता है ना रूट, कोर बेसिक प्रिंसिपल है जो कि फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर सोसाइटी भी इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप्स भी इन्वॉल्व होते हैं आपके, जहाँ पर ये देखा जाता है कि कैसे जो लाइफ है उसको किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से रन किया जाए, उसको किस तरीके से फ्लो किया जाए। यहाँ पर इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप भी इन्वॉल्व होते हैं। एक सोसाइटी है, वहाँ पर एक इंडिविजुअल भी आपको मिल जाएगा और एक ग्रुप भी मिल जाएगा, एक टीम भी मिल जाएगी। ये क्या काम करता है, डिटरमाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है। डिटरमाइन करने का मतलब होता है आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करता है, क्या गलत है, क्या सही है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, जो कि कल्चर के अंदर ही रहकर इंडिविजुअल कर सकता है। वो कौन सी सही चीज़ें हैं, सही ऑप्शंस हैं जिन्हें कल्चर के अंदर ही रहकर कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप या टीम कर सकती है अपनी लाइफ के अंदर। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं कि सोसाइटी है, स्मोकिंग नहीं की जा सकती, सोसाइटी है तो यहाँ पर जो है जो है हम बोल सकते हैं फाइटिंग नहीं की जा सकती, इस तरीके से मिलकर रहना है। तो क्या गलत है, क्या सही है, इस सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको अप्लाई करना कि कल्चर के अंदर जो कल्चर वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग क्या सही है और कैसे वो करना है लाइफ को चलाने के लिए, वो डिसाइड करता है कल्चर वैल्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट रहता है आपका एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। एथिक्स क्या रहती हैं एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं। दीज आर इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट that guide the behavior of individual and organizations। ये जो है इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को भी गाइड करता है, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, किसके बिहेवियर को, इंडिविजुअल के बिहेवियर को एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को गाइड करता है, लीड करता है, लीड करता है, एक वे जो है, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है कि इसको इंडिविजुअल के बिहेवियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को। अगर बात की जाए एथिक्स की कि एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट डिक्टेट राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स क्या है,
एथिक्स जो है मोरल प्रिंसिपल्स को रेफर करते हैं, जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, इसको डिटरमाइन करना क्या करते हैं। एथिक रेफर्स टू अ सेट ऑफ मोरल के सेट को रेफर करते हैं, जहाँ पर ये एक प्रिंसिपल होते हैं बहुत सारे, जहाँ पर डिक्टेट किया जाता है कि क्या गलत है क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, क्या सही है क्या गलत है। एथिक्स में ये सारी वैल्यूज बताई जाती हैं। और अगर हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, वाइल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इज द ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन वे दैट बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके ऑब्लिगेशंस हैं कि जिससे एक ऐसा वर्क कीजिए, एक ऐसा एक्टिविटी कीजिए जिससे कि ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट हो। एज अ होल हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट हो आपके उस परफॉर्मेंस से। तो जो एथिक्स है एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ वो मिलकर काम करती हैं। कैसे कि जहाँ पर ये भी पता हो कि क्या गलत है क्या सही है, उसके अलावा जहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओवरऑल सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है, एक गुड इम्पैक्ट डाल रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये थी आज की उसमें कि एथिक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने ओवरव्यू किया था इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, कितने उसके टाइप होते हैं, मेनली जो है टू टाइप के रहते हैं, किस तरीके से वर्क करता है क्या होता है। इसके अलावा फिर हमने देखे थे फैक्टर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हम ऑलरेडी आज की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखा था साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसे डीपली डिस्कस किया था क्या क्या होता है, नोटिस करता है, रियलाइज़ करता है, इसके अंदर पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, वैल्यूज़, लर्निंग, मोटिवेशन, किस तरीके से व्यू किया जाता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रिएक्ट किया जाता है, लर्न किया जाता है बिहेवियर को मैनेज करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं, पर्सनैलिटी क्या करके रखता है, एक यूनिक वे को होल्ड करके रखता है, एटीट्यूड क्या करके रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, वैल्यूज़ के अंदर क्या डिसाइड किया जाता है, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, लर्निंग के अंदर कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, मोटिवेशन कॉमन गोल के लिए मोटिवेट करना। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, एनवायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल कंडीशंस, एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर इंटरनल फैक्टर भी आते हैं, एक्सटर्नल भी आते हैं, लेकिन अगर एनवायरमेंट की बात की जा रही है तो यहाँ पर मोस्टली फोकस किया जाएगा कि एक्सटर्नल वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं बिहेवियर पर, जैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, लीडरशिप स्टाइल हो गई एंड वर्क प्लेस कल्चर हो गया, जिसके अंदर आपका इकोनॉमिक, सोशल मीडिया, कल्चरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। इकोनॉमिक में हमने देखा क्या होता है, कैपेबिलिटी देखी जाती है, जिससे कि इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर पाता है। सोशल मीडिया, जहाँ पर लोग इंटरेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, कम्युनिटीज़ बनाते हैं। कल्चरल वैल्यूज़ कोर प्रिंसिपल है, डिटरमाइन करता है व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ राइट। इसके अलावा एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो एथिक्स जो है मोरल प्रिंसिपल को डेडिकेट करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, क्या आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर बात की जाए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जहाँ पर की ऑब्लिगेशंस होती हैं, आपकी जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी को बेनिफिट करें एज अ होल देखकर। तो आज की वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट्स देखे, जहाँ पर हमने ऑलरेडी इंडिविजुअल बिहेवियर को कवर कर लिया है और आज हमने फैक्टर्स को भी कम्प्लीटली कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।